तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 9 साइंस का बहुत ही मजेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो चलो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास बनकर आता है वो है बेटा मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन। तो नीचे दी गई जो एग्जाम्पल है उसमें हमको देखना है कि मोशन कौन कौन सी चीज़ों में होता है। हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोशन। आप किसी चीज़ में मोशन के प्रेजेंस को और अब्सेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है, बहुत आसान है। इट्स अ वेरी इजी पीजी, इट्स अ पीस ऑफ केक। नाउ सी हियर, हमारे पास फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल है, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी कि जो आसमान में उड़ते हुए परिंदे हैं, जो बर्ड्स हैं, उनमें मोशन होता है। यस, उनमें मोशन प्रेजेंस है। क्या जो आसमान में उड़ते हुए परिंदे हैं, क्या उनमें मोशन है? वहाँ पर में मोशन प्रेजेंस है जी, वो मोशन में है तभी तो वो फ्लाइंग कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास स्टेशनरी ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी हुई है बेटा, क्या वो मोशन में है? नो। तो यहाँ पर क्या होगा? अब्सेंस ऑफ मोशन होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेटा, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा में उड़ते हुए पत्ते। अब जब पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, जब लीव्स हवा में फ्लाइंग कर रहे हैं, तो क्या वो मोशन में होंगे? यस, वो मोशन में होंगे, यानी वहाँ पर मोशन प्रेजेंस है। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, आ स्टोन लाइन ऑन अ हिल, एक पहाड़ के ऊपर में, एक माउंट के ऊपर में एक पत्थर लेटा हुआ है, तो क्या हरकत में होगा? जी नहीं, वहाँ पर में कोई भी हरकत नहीं। हरकत दैट मीन्स मोशन, वहाँ कोई भी मोशन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ अब्सेंस ऑफ मोशन है। इज दैट क्लियर? ओके। वी सी द मोशन सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, हर दिन हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स में मोशन देखते हैं। समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, कभी कभी ऐसे होता है कि हम डायरेक्टली चीज़ों में मोशन नहीं देख सकते हैं। जैसे एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज, जैसे हम हवा को चलते हुए नहीं देख सकते, लेकिन उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी बेटा मोशन होता है। भी हवा चल रही है, वहाँ कुछ ना कुछ है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर में मोशन है। ये बात अलग है कि वो हमको दिखाई नहीं देता। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन। क्या आप ऐसे ही कहाँ कहाँ और मोशन आपको देखने को मिलता है बता सकते हैं? बिसाइड दोज गिवन हेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा जिसमें हम मोशन का प्रेजेंस एंड अब्सेंस बता सकते हैं। जैसे रिवर में वाटर का फ्लो, रोड पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, पानी पर फ्लोट करते हुए बोट एंड शिप्स। और आपके माइंड में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ रही है इसकी? विंडोज़ का ओपन एंड शट होना, फैन का घूमना, प्लांट्स की ब्रांचेस का हिलना, आपका अपने स्कूल जाना, दूसरे स्टूडेंट्स का स्कूल आना। ऐसे टन्स ऑफ एग्जाम्पल है जिनमें हम मोशन का प्रेजेंस और अब्सेंस बता सकते हैं। थिंक अबाउट इट। नंबर 1, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपकी नेक्स्ट सीट पर जो पर्सन बैठा हुआ है, क्या वो मोशन में होगा? ऑफ कोर्स वो मोशन में होगा। इवन कि बस के अंदर में जितने भी पैसेंजर्स हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर, सभी मोशन में होंगे। क्योंकि आपकी बस जब मोशन में है तो बस में जितने पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं सभी मोशन में होंगे। नंबर 2, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और नॉट। इसका जो आंसर है हम नीचे देखते हैं। यू हैव लर्न दैट मोशन इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट if the position of an object is changing with the respect to its surrounding when it is said to be in motion, otherwise it is said to be rest। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो लोग बाइक पर जा रहे हैं, राइडिंग कर रहे हो बाइक की, देखा होगा ना बेटा आपने, बहुत सारे लोग बाइक की राइडिंग करते हैं भाई। तो जो एक रेस्ट में पर्सन है, जो एक खड़ा हुआ शख्स है, वो जाती हुई बाइक को जब देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि बाइक के साथ साथ जो राइडर है
वो भी मोशन में है। लेकिन बाइक पर जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सामने वाला व्यक्ति मोशन में नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ वो दोनों ही मोशन में हैं। ऐसी ही सेकंड एग्जांपल, आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बाहर से देखने वालों को ट्रेन तो मोशन में दिखेगी, बट जो लोग ट्रेन के अंदर हैं क्या वो एक दूसरे को मोशन करते हुए दिखेंगे, जबकि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को हम ऐसे समझते हैं कि ये जो ए है ये मेरा घर है और ये जो सी है ये एक शॉप है जहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बी से होते हुए जाना है, तो मुझे कैसा जाना होगा, ए टू बी एंड बी टू सी। बट मैं ए टू बी एंड बी टू सी जाता हूँ तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, जबकि मेरे पास एक शॉर्टेस्ट वे है कि मैं ए से डायरेक्टली सी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कुछ काम है ना बी पोजीशन पर, तो मुझे काम भी तो करना है, तो मैं काम करता हूँ और आते टाइम मैं डायरेक्ट शॉर्टेस्ट वे से आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैं अपने घर से निकला और ए टू बी चला गया, तो मुझे कुल 400 मीटर चलना पड़ा। देन जब बी टू सी गया तो मुझे 1600 मीटर चलना पड़ा। ऐसे टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है 400 मीटर एंड बी टू सी कितना है 1600 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 2000 मीटर। बट जब मैं रिटर्न हुआ तो मैं डायरेक्टली सी से ए आ गया, यानी शॉप से सीधा घर आ गया। तो वो जो डिस्टेंस था वो था 900 मीटर, और इसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि पाथ जो लॉन्गेस्ट वे पर है वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट वे है उसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। आती बात समझ में? इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, ये एक और एग्जांपल है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक बच्चा है जिसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और ऐसे सर्कल में पॉइंट बी तक पहुंच गया, यानी बच्चे के द्वारा चला गया टोटल पाथ ए टू बी 95 मीटर है। इज़ दैट क्लियर? यानी बच्चा जब रिटर्न हुआ तो वो बी टू ए डायरेक्ट आ गया, ये डिस्टेंस था 5 मीटर। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए टू बी जो कि 95 मीटर है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, बी टू ए जो कि 5 मीटर है। तो यहाँ जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो होगा आपका डिस्टेंस, एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको कहेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसे होता कि ये बच्चा डायरेक्टली ए से चलकर सीधा ए पर आ जाता, तो यहाँ आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता वो होता 0। सो देखो बच्चों, यह थर्ड एग्जाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक कार है हमारे पास जिसने पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलना है। अगर कार पॉइंट ए से लेकर बी तक चलती है तो कार टोटल 25 किलोमीटर चलेगी। अगर यही कंडीशन में हम डिस्टेंस देखें ए टू बी से तो 25 किलोमीटर होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी 25 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, यानी इनिशियल पॉइंट टू फिनिश पॉइंट पर। और यही एक्चुअल में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है। यही कार अगर ए से होते हुए बी तक जाती है लेकिन इसका पाथ बदल गया, कुछ ऐसे जाती है, तो अब जो डिस्टेंस होगा ये कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी 25 किलोमीटर ही होगा। हमारी कार ए से बी तक आ गई थी जिसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक हो गया। अब यही कार बी से ए तक जाएगी तो टोटल डिस्टेंस जो कार ट्रैवल करेगी वो होगा आपका 50 किलोमीटर, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि कार इनिशियल पॉइंट से मतलब ए से बी पर गई और फिर बी से ए पर वापस आ गई। दैट मीन्स के कार ने ट्रैवल तो 50 किलोमीटर किया, बट जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। इज दैट क्लियर? आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं।
इस बार जो हमारी कार चलेगी वो P2Q एंड Q2R चलेगी। मतलब डिस्टेंस P2Q हमारे पास है 45 किलोमीटर एंड Q2R का जो डिस्टेंस है बेटा वो है 55 किलोमीटर। ऐसे टोटल कार ने जो ट्रैवलिंग की है वो की है 100 किलोमीटर। बट ये कार P से Q और Q से R और R से P डायरेक्टली आ जाती तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 0 होता। लेकिन फ़िलहाल में कार चली है हमारी 100 किलोमीटर जो कि उसका डिस्टेंस है। बट R से P का जो डिस्टेंस है, R से P का जो डिस्टेंस है ये है आपका 5 किलोमीटर। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर में कितना हुआ, 5 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कितना हुआ, 100 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जो डिस्टेंस होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है जबकि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है।